की बार 300 पार। हमारा थोड़ा सा शायद मसला हो हिंदुस्तान के इलेक्शंस तक, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी सारे नेबर से, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, जब इनके इलेक्शंस हो जाएंगे, हमारे सारे नेबर से हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे। इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूं और तब भी मैंने उनसे कहा था, हम दोनों गरीबी के खिलाफ लड़े, हम अपने अवाम का भला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। भारत में अब की बार फिर से मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी ने भारत में इंतखाबात जीत लिए हैं और जो बीजेपी पर मुश्तमिल यानी कि बीजेपी लेड इत्तेहाद था एनडीए, उसने 352 नशिस्तें हासिल की हैं, 351 सॉरी 542 में से, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड जो इत्तेहाद था यूपीए, उसको 90 के करीब नशिस्तें मिल सकी, लेकिन कांग्रेस की अपनी नशिस्तें जो है वो 52 आई और जो बीजेपी की नशिस्तें हैं वो 303 हैं, यानी बीजेपी बगैर इत्तेहादियों के ही हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। उन्हें 272 वोट दरकार थे हुकूमत बनाने के लिए अकेले से, और नरेंद्र मोदी जो कि वज़ीर आज़म थे भारत के, अब उन्होंने आज इस्तीफ़ा दिया है और गालिब इम्कान है कि 2 रोज़ में उन्हें हुकूमत बनाने का कह दिया जाएगा प्रेसिडेंट की तरफ से। और ये जो इलेक्शन था इसमें हमने देखा कि बड़ी ही ज़बरदस्त और एग्रेसिव कैंपेन दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी चलाई गई। जो नरेंद्र मोदी की कैंपेन थी वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स पर थी और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ कैंपेन कश्मीरियों के हवाले से और पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन उनकी थी और इसमें उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। और जो कांग्रेस की कैंपेन थी वो थोड़ी प्रोग्रेसिव कैंपेन थी, लेकिन उन्हें जाहिर है वोट नहीं मिल सके। लेकिन इस सारे अमल में हमने देखा कि सारे इंतखाबात हुए और उसके बाद जो है शिकस्त तस्लीम कर ली कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी ने। और अब हम आज की इस ट्रांसमिशन में बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी की जो कामयाबी है भारत के इंतखाबात में, अब अगले 5 साल जाहिर है वो भारत के वज़ीर आज़म होंगे, तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं ये किस तरफ जाएंगे। आया जो कैंपेन थी नरेंद्र मोदी की वो तो पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात पर मबनी थी, लेकिन क्या आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे? चूंकि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने इलेक्शन के फ़ौरन बाद से ही भारत को ये ऑफर दी थी कि मुज़ाकरात की तरफ अगर आप 1 कदम बढ़ेंगे तो पाकिस्तान 2 कदम बढ़ेगा। और कल भी जो इमरान खान साहब की तरफ से मुबारकबाद दी गई है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को, साथ ही इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना चाहते हैं, जिसका नरेंद्र मोदी ने भी खैर मकदम किया है और कहा है कि वो हमेशा से ही अमन और खुशहाली उनकी अवलीन तरजीह रही है। तो क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात आने वाले दिनों में बेहतर होंगे और खित्ते में ओवरऑल क्या असरात मुरतब होंगे? नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगी? और कश्मीर का मसला जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, कश्मीर के अंदर हमने देखा कि एक बड़ी सख्त पॉलिसी रही नरेंद्र मोदी की पिछले 5 साल के दौरान और उन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद को बढ़ा के रखा और हमने देखा पैलेट गन्स के इंसिडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, कश्मीरों पे तशद्दुद के वाक़यात पे इजाफा हुआ। तो क्या अब वो पॉलिसी भी तब्दील होगी जो कि नरेंद्र मोदी ने जो इंक्लूसिव इंडिया की बात की है उसमें क्या कश्मीरियों से मुतल्लिक भी वो बात कर रहे हैं, उनका वाला भी दे रहे हैं? तो आज की इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद है आमिर ज़ियाद साहब, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन हम न्यूज़, जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार, और भारत से हमारे साथ रविंदर सिंह रोबिन साहब, सीनियर साफ़ी है, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आगे चल के नरबानी खर साहब हमारे साथ मौजूद होंगी और अब्दुल बासित साहब ये में ज्वाइन करेंगे, जनरल टायर नईम खालिद लोधी साहब और जनरल टायर अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अब आमिर ज़ियाद साहब, जो इलेक्शन हुआ इंडिया के अंदर उसमें मैं तो कहूँगा कि अक्सर वो कहते भी हैं कि दुश्मन से भी अगर कुछ सीखने को मिल रहा हो तो ज़रूर सीखना चाहिए। अब इतनी फेयर्स और बड़ी एग्रेसिव कैंपेन चली, बीजेपी ने भी चलाई और राहुल गांधी साहब ने भी, और वहाँ पे आप वोटर भी देखें 90 करोड़ और यहाँ पे हमारे यहाँ तो बहुत कम वोटर्स थे उनकी निस्बत। लेकिन इलेक्शन के बाद आप देखते हैं कि राहुल गांधी साहब अपनी आबाई नशिस्त जो है अमेठी की वो भी हार जाते हैं, लेकिन वो नताइज को तस्लीम करते हैं, कोई धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगते। पाकिस्तान में हमारे यहाँ हर साल हम देखते हैं कि जब भी इंतखाबात होते हैं वो धांधली के नताइज पे आके, यानी कि धांधली जो हारता है वो धांधली के इल्ज़ाम लगा देता है, नताइज को तस्लीम नहीं किया जाता। ज़रा मैं आपको सुना देता हूँ, राहुल गांधी साहब ने इलेक्शन हारने के बाद, अपनी आबाई नशिस्त भी हारने के बाद, उनके क्या जज्बात थे, उन्होंने क्या किस तरह से इस पर अपना रिएक्शन दिया, ज़रा आपको सुना देते हैं।
मैंने कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। हमें ये मानना पड़ेगा कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी जीते हैं। अब राहुल गांधी साहब ने तो नताइज तस्लीम कर लिए बदतरीन शिकस्त के बावजूद, लेकिन पाकिस्तान में पिछले 3 इंतखाबात में क्या होता आ रहा है, जरा आपको वो भी दिखा देते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने पूरे इत्तेफाक राय के साथ 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। 15-20% सारे पोलिंग हुई थी। इन्होंने जाके विक्ट्री स्पीच करवा दी नवाज शरीफ की, और उसके बाद रिजल्ट्स रुक गए, उसके बाद रिजल्ट चेंज हुए। ये प्लान करके हुआ। हम डिमांड करते हैं कि बाकी सारे इलेक्शन कमीशन रिजाइन करें, क्योंकि आपके ऊपर कौम का कोई इत्मीनान नहीं। हमेशा आरओ इलेक्शन से जरूर हमने शिकस्त खाई है। उसमें तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी ना। इलेक्शन से 2 दिन पहले मेरे घर मुझे मिलने के लिए पता है कौन आता है? जो बाइडन, जॉन कैरी, चक हेगल। अगर आप लोग इलेक्शन जीत गए, क्यों इलेक्शन जीत गई, तो हम इलेक्शन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और मुशर्रफ साहब उसका हिस्सा। आमिर जावेद साहब, अपने कंपैरिजन तो देख लिया कि यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या हुआ, तो लेसन हमें क्या लर्न करना चाहिए भारत से? मैं पहले ये अर्ज़ करूँ कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा मैच्योर डेमोक्रेसी है। तो मेरे ख्याल में आज का जो फोकस होना चाहिए वो भारत का जो इलेक्शन है उस पर करें, ना कि हम मुआवजा करें। मैंने एक ही जुमले में कहा कि आपके सवाल में आपका जवाब भी था कि वहाँ पे एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, तसलसल है। हमारे यहाँ क्योंकि भी बहुत सारे तजर्बात हुए हैं, लेकिन क्योंकि रॉबिन साहब मौजूद हैं हमारे साथ, तो मेरे ख्याल में पहले हम उनके पास जाएं, हम उनसे ग्राउंड असेसमेंट लें कि हुआ क्या भारत के अंदर। और वो जो एक वेव थी कि जनाब वो कह रहे थे कि जी मोदी साहब बहुत मुश्किल में, वो वेव क्या हुई, तो ये मेरे ख्याल में हम शुरू उनसे करें और उसके बाद फिर हम अपनी चहमगोइयाँ उस पर बात करें। क्या जी रॉबिन साहब, क्या हुआ? ये एक्सपेक्टेड थे रिजल्ट यही आपके नज़दीक, या फिर कुछ लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी बड़ी मुश्किल में है, उनको सरप्राइज मिल सकता है, या फिर रिजल्ट्स वही थे जो आप पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे? ये कहीं पे भी ऐसा मैंने मीडिया में भी और कहीं पे भी सुनने में नहीं आया कि नरेंद्र मोदी साहब मुश्किल में हैं। ये जरूर था कि जितनी सीटें प्रोजेक्ट की जा रही हैं एग्जिट पोल में, उससे कम आएंगी, या फिर वो कोलिशन करेंगे कुछ रीजनल पार्टीज के साथ मिलके और बनाएगी सरकार, एनडीए ही सरकार बनाएगी। ये ही बात हो रही थी हर जगह पे। ये कहीं पे नहीं था कि वो मुश्किल में है और वो सरकार नहीं बना पाएंगे। मोर और लेस उनको वो मेजोरिटी के आसपास नजर आते थे। लेकिन ये एक सरप्राइज था कि जो उन्होंने 350 सीट्स के पास जाके वो उनकी गाड़ी रुकी, और ये एग्जिट पोल के मुताबिक हुआ। पहली बात तो ये है। दूसरा, इसमें कई चीजें ये नजरें आई कि जो इनकी ऑपोजिशन थी, देखो बात जो पूरे इलेक्शन की 2 लफ्जों में खत्म हो जाती है, वो 2 लफ्ज बने नरेंद्र मोदी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैच्योर डेमोक्रेसी के होने के बावजूद इस इलेक्शन को एज ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह, अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह लड़ा गया। एक पर्सनालिटी के ऊपर इलेक्शन रहा। नरेंद्र मोदी के ही बात होती रही। नरेंद्र मोदी ने किस तरह पिछले 5 साल किया, अलग अलग टॉपिक्स पे, हर बात पे जो क्रेडिट दिया गया वो नरेंद्र मोदी को दिया गया। पार्टी और संगठन या ऑर्गेनाइजेशंस को इतना आगे पिछले 5 साल में नहीं लाया गया, नहीं दिखाया गया। तो एक प्रेसिडेंशियल वे में इलेक्शन लड़ी गई। राहुल गांधी की तरफ ऐसे नहीं था, और बहुत सारे चेहरे थे, उन्होंने कोशिश की इसको डाइवर्ट करने की, लेकिन हो नहीं पाया। उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही ये वो ज्यादा बेहतर बताएंगे, कांग्रेस वाले बता सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रैटेजी नजर आई वो इनको काउंटर नहीं कर पाई। उसमें भी बहुत सारे फेजेस थे, जैसे मीडिया के पास कम जाना। राहुल गांधी आखिरी दिनों में मीडिया के पास गए हैं, उससे पहले बहुत कम मिलते थे, अपनी बात कह नहीं पाते थे। और इन्होंने जो इवन सेकुलरिज्म वाली बात भी मुझे नहीं लगता कि भी ये कैश कर पाए या बता पाए जो कांग्रेस वाली पार्टी थी। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारी बीजेपी और एनडीए की जीत, जो उनकी विनेबिलिटी है, वो अपोजिशन की कमजोरी भी रही है। सही। इम्तियाज गुल साहब, ये जो बात होती थी कि हमने सुना ये एनालिसिस कल से कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन नहीं जीते बल्कि राहुल गांधी अपनी
एक उनकी इलेक्शन कैंपेन इतनी इफेक्टिव नहीं थी कि वो इलेक्शन हारे, बेसिकली उन्होंने बड़ा मायूस किया। नहीं, मैं नहीं समझ, इतना ठीक है उनकी कुछ शख्सियत के ये पहलू थे, इतने एग्रेसिव वो नहीं थे, लेकिन देखिए जब उनको अपनी जमात को ऑप्टिक्स लैक कर रहे थे जो नरेंद्र मोदी के थे। लेकिन देखिए तब एक दुनिया, किसी भी माशरे में जब ट्रेंड चल रहा होता है तो उस ट्रेंड को सिर्फ एक या दो शख्सियात उसका, या एक धारा है ना, उसका मुकाबला फिर नहीं कर सकती। राहुल गांधी पूरी कांग्रेस पार्टी के एक मोहरे थे, बड़ा मोहरा था ठीक है, लेकिन प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। लेकिन आप सीटों का फ़र्क अगर देख लें कि 52 उनको जब मिली हैं, जबकि दूसरी तरफ अकेले उसको 300 करीब मिले, कोई मुकाबला ही नहीं है। तो उसमें जो रविंद्र साहब ठीक कह रहे थे कि तमाम तर जो इलेक्शन कैंपेन है वो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द थी। और दूसरा सबसे बड़ा जो मैं पढ़ रहा था कि अमित शाह उनके जो दस्ते रास्त हैं, उन्होंने पूरी कैंपेन को इस तरह डिज़ाइन किया कि मुखालफिन की कमज़ोरियों को उजागर करें, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे दूसरे इनके मुखालफिन थे, चाहे वो पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान भी एक बड़ा सब्जेक्ट था, बड़े मौजू के तौर पे। फिर दूसरी तरफ उन्होंने ये किया कि जितना सरमायादार है, सनतकार है, उसको उन्होंने अपने साथ रखा है। तीसरी बड़ी बात, जितने भी हिंदुत्व यानी जो हिंदू आइडियोलॉजी है, उसके जितने भी पैरोकार हैं, मानने वाले हैं, मेरा ख्याल चाहे वो RSS के थे, चाहे वो शिवसेना के थे या BJP के थे, नरेंद्र मोदी साहब ने और उनके साथियों ने उस तबके को उजागर किया, उसको इंस्पायर किया, उनको वो ले कर चले हैं। हमने तो ये भी सुना कि वहाँ पे जो मुसलमान ख़वातीन हैं उन्होंने वोट दिया, क्योंकि ख़वातीन समझती हैं कि जो BJP लेजिस्लेशन या कानून साजी लाना चाह रही है वो उनको ज़्यादा एम्पावर करेगी। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सिर्फ हमें हो सकता है कि हम सबको कांग्रेस से दिलचस्पी हो या हमदर्दी हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी हमदर्दी या दिलचस्पी से जो एक ट्रेंड है, एक माशरे का एक सियासी जो ट्रेंड है, उसको आप अंडरराइट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि राहुल गांधी सिर्फ उसकी वजह नहीं है, बल्कि एक बड़ी भरपूर कम्प्रिहेंसिव कैंपेन थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि उन्होंने एक माला की तरह चुन के और चलाया है। लेकिन आमिर साहब, जो भी है, अब ज़ाहिर है नरेंद्र मोदी दूसरी मरतबा भारत के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के वज़ीर-ए-आज़म होते हुए जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उनकी इलेक्शन कैंपेन के अंदर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती रही वो एंटी पाकिस्तान उनका रेटरिक, बहुत ज़्यादा उन्होंने बात की और पूरी कैंपेन ही एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स पे उन्होंने बिल्ड की थी। वो 26 फरवरी का वाक़या हो, उसके बाद के सारे वाक़या, सर्जिकल स्ट्राइक, बाकी चीज़ें, तो वो जो एक एग्रेसिव नरेंद्र मोदी थे पाकिस्तान मुखालिफ, तो अब आपको लगता है कि ज़ाहिर लोगों ने तो उन्हीं सेंटिमेंट्स की बुनियाद पे उन्हें वोट दिया है, जो उन्होंने नेशनलिज्म की एक फ़िज़ा क्रिएट कर दी, नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो अब वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नरेंद्र मोदी की सोच बदलेगी पाकिस्तान के लिए? वो कोई बातचीत की तरफ आएंगे या फिर उन्हें अपने वोट बैंक जो है उसको ज़रा सेटिस्फाई करना होगा? ये बड़ा बुनियादी सवाल है और मेरे ख्याल में पाक भारत ताल्लुकात में यही मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ा लोगों के जहनों में है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आप देखें कि जो हमारी क़यादत है, चाहे सिविल क़यादत हो या फ़ौजी क़यादत हो, वही समझ रही है कि क्योंकि मोदी साहब एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, यानी कि ताकतवर रहनुमा हैं, तो उनके साथ गालिबन जो पीस है वो करना ज़्यादा। सॉरी टू इंटरप्ट, हिना रब्बानी खर साहब से अगर मैं कमेंट ले लूँ ज़रा, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा तो हिना रब्बानी खर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया ट्रांसमिशन के अंदर। ये बताइएगा कि नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में बैठे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पाक भारत ताल्लुकात को लेकर कुछ बेहतरी की तवक्को या उम्मीद की जा सकती है? जिस तरह से इमरान खान साहब का उनके साथ ट्विटर पे भी एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस हुआ है, शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात होती है भारतीय वज़ीर ख़ारजा के साथ, क्या लग रहा है, कोई बातचीत आगे बढ़ने के इम्कानात हैं? देखिए, मेरा सिर्फ एक आई थिंक हमें यकीनन होप, मिरेकल्स तो सारे हम होप कर सकते हैं मिरेकल्स के लिए, कि एक शख्स जिसने अपनी आइडेंटिटी एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बनाई, जिसने अपनी आइडेंटिटी ऑफ हिज गवर्नेंस स्ट्रक्चर कश्मीर के ऊपर जुल्म ढालने के लिए बनाई, जिसने डिवीजन, रिलीजियस एथनिक को फरोग दिया और उसी को अपना इलेक्शनियरिंग का स्लोगन बनाया और उसी की बेसिस पे एक थम्पिंग मेजॉरिटी लेकर आया, वो अब एक बदल जाएगा और सडनली वो सीख करेगा एक लेगेसी एज अ पीस बिल्डर। ये होप हम सारे रख सकते हैं, और अगर वो ये करते हैं तो यकीनन ही इज वेरी वेल प्लेस्ड टू बी एबल टू डिलीवर ऑन इट मच मोर देन एनीवन एल्स। ठीक है जी, बिकॉज वो एक एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं
और उनके पास जो मेजोरिटी आई है वो इंडिया में 40 साल बाद, इंदिरा गांधी के बाद किसी प्राइम मिनिस्टर ने दूसरी दफा मेजोरिटी रूल में वापस आए हैं। सो ही हैज ऑल द, कहते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स कि वो इस तरह अगर करना चाहें तो कर लें। लेकिन मेरे नज़र में ये हमें थोड़ा सा लॉजिकल और रीजन पे भी बेस करना चाहिए कि जो ये उनको मेजोरिटी मिली है ये किस बिना पे मिली है। क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि वो इसी चीज़ को फरोग करें? बिकॉज इन्होंने इंडियंस के दिमाग के अंदर फेयर इंस्टिल करके, और जो उनके प्रोमिसेस थे पिछले 2014 वाले इलेक्शन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, कॉर्पोरेट इंडिया बनाना एक्सेट्रा, उन पे डिलीवर किए बगैर फिर भी एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ वो आ जाते हैं। तो क्या वो चाहेंगे कि वो अब इस वक्त अपना डायरेक्शन चेंज करें? क्या उनको महसूस होगा कि इससे उनको कोई फायदा होगा? मेरे नज़र में आई सी द चांसेस ऑफ दैट लॉन्ग टर्म टू बी रादर डिम एंड स्लिम। मेरा जो इस वक्त खदशा है वो ये है कि हमारी तरफ से ओवर ईगरनेस में, और मैं पूरी तरह से, मैं तो यूनिलैटरल डायलॉग सपोर्ट करती हूँ, लेकिन आपको कैलकुलेटेड मूव्स करने पड़ते हैं और स्ट्रेटेजिकली आगे चलना चाहिए। हमारी तरफ से कोई ओवर ईगरनेस में एक दो शायद अच्छी चीज़ें हो जाएं, एक दो अच्छी मुलाकातें हो जाएं, लेकिन जो हम चाहते हैं कि कश्मीर के इशू का रिजॉल्व हो और एक सस्टेनेबल डायलॉग का प्रोसेस चले, जिसको हम अपनी ज़बान में अनब्रेकेबल कहते थे, अनइंटरप्टेड एंड अनइंटरप्टेबल, वो करने के लिए शायद जो ग्राउंड वर्क जरूरत है, आई थिंक हमारी हुकूमत को ये समझना चाहिए कि उसके लिए ग्राउंड वर्क करना और उनसे किसी किस्म की कमिटमेंट्स लेना बिफोर वी जंप इनटू द रिंग इन द ओपन, यू नो, इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, किसी किस्म की उनसे कमिटमेंट लेना, किसी किस्म से उनसे एक कहते हैं ना रोड मैप पे अग्री करना, जब ताकि हम इस जगह पे तो एटलीस्ट पहुंचे ना कि कोई खुदा खासा इंसिडेंट एक और होता है, कोई गलत स्टेटमेंट आ जाती है, उस पर फिर सब कुछ पानी फिर जाता है। लेकिन जो कोर उनका जो एक कंसर्न था भारत का, जो भारत का मेन कंसर्न था, वो बार बार पाकिस्तान को ताना देते थे दहशतगर्दी का, कि दहशतगर्दी की, यानी कि वो कहते थे बातचीत होगी तो दहशतगर्दी से शुरू होगी। पाकिस्तान कहता था कि कश्मीर से बातचीत शुरू होगी। लेकिन रिसेंटली जब इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है हम दहशतगर्दी पर बात करने को भी तैयार हैं, और भारत के जो बहुत सारे कंसर्न है पाकिस्तान के अंदर, जो मुख्तलिफ तंजीमों से मुतल्लिक, जिहादी तंजीमों से मुतल्लिक, उस पर भी पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा एक्शंस लिए हैं। तो भारत के जो कंसर्न है वो तो काफ़ी हद तक एड्रेस हो भी चुके हैं। तो आपको लगता नहीं कि आइडियल एनवायरनमेंट है बातचीत के लिए? अब आपका और मेरा ये मानना या कहना इज इमटीरियल, ठीक है जी। और जहाँ तक आपने टेररिज्म पे बात की, तो हमने भी अपने दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि जी भारत अगर ये कहता है कि जी टेररिज्म पे डायलॉग हम करना चाहते हैं, तो टेररिज्म के सबसे बड़े विक्टिम तो हम हैं, तो हम तो सबसे पहले टेररिज्म के ऊपर डायलॉग करना पड़ेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की आपने वो स्पीच सुनी है जो उन्होंने आखिरी दिनों में की है? उसमें उन्होंने क्या कहा है? उसमें उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान को हमने इस तरह जवाब दिया, उस तरह जवाब दिया, विच वाज नॉट इवन बेस्ड ऑन रियलिटी। तो उन्होंने फेयर को बेचा है, गलत नैरेटिव, झूठ को बेचा है, और इंडिया ने उसको यू नो खरीदा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड इससे मेरा, आई एम वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट व्हाट कुड बी द लॉन्ग टर्म, यू नो, यहाँ पे इस खित्ते में, दुनिया में भी एक जनरली एक असर अंदाज हुए हैं राइटिस्ट, फेयर और डिवीजन को बेचने वाले। तो मेरा तो, आई वुड बी वेरी कंसर्न अबाउट दैट। लेकिन मैं ये बार बार ये कह रही हूँ कि अगर रीजन को छोड़ दें, लॉजिक को छोड़ दें, उनके पास बिहेवियर को छोड़ दें। देखिए, अगर ये प्राइम मिनिस्टर मोदी होते, गुजरात के चीफ मिनिस्टर पहले रहे होते और अब प्राइम मिनिस्टर पहली दफा बन रहे होते, जिस तरह पिछली बार थे, हम अभी भी बड़ा होप लेके आ सकते थे कि जब ये इस कुर्सी पे बैठेंगे तो इनका रवैया बदल जाएगा। लेकिन अब हमने उनका रवैया 5 साल देखा हुआ है। और इस वक्त भारत के अंदर, आप जो भी बात कर लें, भारत के अंदर बात हो रही है कश्मीर में रीअलाइनमेंट की अगेंस्ट कश्मीरी मुस्लिम्स, ठीक है? तो आप प्लीज लेट्स बी रियलिस्टिक, एंड मेरे नजर में यकीनन वी कैन एंड वी मस्ट अचीव प्रोग्रेस, और यूनिलैटरली भी करना पड़े। लेकिन फॉर हेवन सेक लेट्स नॉट जंप टू एनी यू नो एक्सूबरेंस में। पहले ग्राउंड वर्क करें, कमिटमेंट्स लें, बैकडोर डिप्लोमेसी करने की जरूरत पड़ती है, जो भी करने की जरूरत होती है। कि सब कुछ करना डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। सिर्फ लेकिन उनके राइटिस्ट होने पे खान साहब ने भी एक उम्मीद का इजहार किया था, और खान साहब ने जिस तरह से रिसेंटली कहा भी था कि अगर बीजेपी आती है तो ज़्यादा चांसेस होंगे बातचीत आगे बढ़ने के एज कम्पेयर टू द कांग्रेस। और हिस्ट्री भी रही है कि कांग्रेस के दौर में कम पेशरफ्त हुई है, बीजेपी के दौर में ज़्यादा पेशरफ्त हुई है पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर में। जी, लेकिन आप कौन से बीजेपी की बात कर रहे हैं? आप वाजपेयी साहब की बीजेपी की बात करें या आप मोदी साहब की बीजेपी की बात करें? आपको लगता है पिछले 5 साल में ज्यादा पेशरफ्त हुई है? मेरे नजर में पिछले 5 साल वर द वर्स्ट ईयर्स इन आवर हिस्ट्री फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। 20 साल में इतना बुरा हमने वक्त नहीं देखा जो पिछले 5 साल। अब यही मसला है ना जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज
के ऊपर ये रेफरेंडम हुआ, इलेक्शन नहीं हुआ। तो हम बीजेपी की बात करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थोड़ा सा हिस्ट्री को देखे बगैर बात करते हैं, वो वाजपेयी के बीजेपी की बात करते हैं। वाजपेयी वाज अ स्टेट्समैन, उन्होंने तो पीस के लिए अपनी रेपुटेशन दाव पे लगा दिया, अपना इलेक्शन दाव पे लगा दिया। तो उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कंपेयर करना, आई थिंक इट्स मैं तो इसको मतलब आई डोंट वांट टू से व्हाट आई थिंक अबाउट इट। मेरे ख्याल से ये काफी एक लैक ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन रियल हिस्ट्री है। इम्तियाज गुल साहब कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं नरबानी खान साहब? नहीं, मैं पॉइंट नहीं ऐड करना चाह रहा था जी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने चूँकि बात की है कि पाकिस्तान अब यूनिलैटरल डिप्लोमेसी हमें करनी चाहिए और पाकिस्तान को स्मार्ट डिप्लोमेसी करनी चाहिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? एक तरफ अगर हम कश्मीर करते रहें और ऐसा कश्मीर जहाँ पे इंडिया जो है या बीजेपी ख़ास तौर पे वहाँ के आर्टिकल 350 में तब्दीली करना चाहती है, बिल्कुल बल्कि ख़त्म करना चाहती है, 370 में वो तब्दीली करना चाहती है, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या रह जाती है? और ख़ास तौर पे जब बाकी तमाम बड़े ममालिक, वो लोग जो इसको एशिया पिवट का मरकज़ी मोहरा करार देते हैं, वो उन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर रखी है और कश्मीर में वो बिल्कुल हर चीज़ को टेररिज्म करार दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और इसमें आई थिंक हमें मैं बार बार इसीलिए कह रही थी कि मेरा अपने आप को जस्टिफाई करने का मकसद ये था कि जी मैं तो डायलॉग पे इतना ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि मैं कहती हूँ यूनिलैटरली भी आपको डायलॉग की पेशकश करनी पड़े तो आप करें। लेकिन व्हाट इज़ द बिगेस्ट कैविएट? द बिगेस्ट कैविएट इज कि होमवर्क, ग्राउंड वर्क, बैकडोर और काम करके, ग्राउंड वर्क करके आप डायलॉग की टेबल पे बैठें। ये सिर्फ अच्छा कहना, ट्विटर पे एक्सचेंज होना, ये कुछ नहीं होता, ये बेमायनी है। और जो मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास एक वाटर टाइप अग्रीमेंट होना चाहिए एट द बैक, जो सपोर्ट करे कि जी किस तरह हम ये डायलॉग प्रोसेस आगे लेके जाएंगे। आप अगर जंप कर देंगे ना अभी और कहेंगे कि जी हम टेबल पे बैठ के डायलॉग करेंगे, तो उसमें एक खुदा ना खासा इंसिडेंट होगा, एक कोई गलत स्टेटमेंट आएगी, सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो मेरे नज़र में इनको टाइम लेना चाहिए, इनको महीने लगाने चाहिए और डीप एंगेजमेंट करनी चाहिए। और पहले देख तो लें उनकी तरफ से क्या है। मैं आमिर ज़ियार्स कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि जी दो तरफा ताल्लुकात, दो तरफा बातचीत, यानी कि बायलैटरलिज्म। लेकिन अगर हम पाकिस्तान और भारत की बायलैटरल तारीख देखें, बायलैटरल मुज़ाकरात की, तो उसमें हमें कोई कामयाबी नज़र नहीं आती। मुझे से जो तालिब इल्म है इसके सियासत के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो ये समझते हैं कि जी बायलैटरलिज्म जो है वो फेल हुआ है। उसमें कोई भी जो छोटे से छोटा इशू और बड़े से बड़ा इशू, सियाचिन ले लें, सर क्रीक ले लें, कश्मीर तो खैर बहुत दूर की बात है, जिसको एक ज़माने में लो हैंगिंग फ्रूट कहा जाता था कि जी बातचीत के ज़रिए कम से कम इनको हम हल कर लेंगे, लेकिन एक भी मसला हल नहीं हुआ। तो क्या तवक्कुआत हैं जो हम लोग इतना ज़्यादा ओवर रेट करते हैं कि जी अगर गुफ्तगू शुरू हो गई, तो अगर शुरू भी हो गई तो पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता है इन हालात में कि जबकि हमारी अपनी मईशत कमज़ोर है, पाकिस्तान में खुद अदम इस्तेकाम है और भारत समझता है कि जी टेल विंड अब उसके पास है, इकोनॉमी ऊपर जा रही है। तो अगर मुज़ाकरात पे आ भी जाता है तो पाकिस्तान किस उम्मीद से जाना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा? जी देखिए, अगर तो हम इसको ज़रा सही तरह से, हमारी आदत है हम अपनी गलतियाँ या अपनी जो गलतियां हैं या हमारी जो कमियां हैं उनको देखे बगैर जंप करना चाहते हैं। और अगर हम देखें तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, नेगोशिएटिंग पावर आपकी ओवर द इयर्स और ओवर द डेकेड्स और ओवर द मंथ्स कम हुई है, आपकी बढ़ी नहीं है। एक वक्त वो था कि उन्होंने हमें डायलॉग ऑफर किया था सैचिन पे और हमने ये कह के उसको ठुकरा दिया कि जी हमें वहाँ रोटी 5 रुपए की पड़ती है, उनको 50 रुपए की पड़ती है। आज शायद वो वक्त आ गया, वो 50 रुपए की रोटी भी अफोर्ड कर सकें और हम 5 रुपए की शायद ना कर सकें, अलग ना करे, इस तरह का वक्त और आगे आए। सो हमें ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, हमारा नेगोशिएटिंग एबिलिटी रिड्यूस हुई है, इंक्रीज नहीं हुई। इसीलिए हमारी ये बिल्कुल रोड मैप के बगैर हमें किसी भी एग्जूबरेंस में या खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। और रोड मैप क्या होगा? रोड मैप सबसे पहले, जो लोग कहते हैं ना कि कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व किए बगैर हम इंडिया के साथ डायलॉग नहीं कर सकते, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ कभी ना डायलॉग करें ना कश्मीर का प्रॉब्लम कभी सॉल्व होए, वो एक हैंगिंग प्रॉब्लम रहे। क्योंकि जब तक आप इन्वायरमेंट नहीं चेंज करेंगे, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ रोड मैप की जरूरत है। पहले आप क्या करेंगे? इंडिया भी कमिट करे, पाकिस्तान भी कमिट करे, और ये मीडिया की ग्लेयर में नहीं हो सकता। दिस हैज टू बी हैपन बिहाइंड क्लोज्ड डोर, दिस विल हैव टू बी इंटेंस क्लोज्ड डोर डिप्लोमेसी, एंड विदाउट दैट नो प्रोसेस विल फ्लाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिना रबानी खान साहिबा, आपने अपना तज्जिया दिया प्रोग्राम में। यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा।
हम न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बात चल रही है पाक भारत ताल्लुकात की। भारत के हालिया इंतखाबात के तनाजुर में आमिर जाद साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अब जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बात होती है, बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, ऑफ़र की गई कि बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन फिर इंतखाबात आ गए। फिर ये कहा जाता रहा पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि अब हम भारत को उस वक्त तक मुज़ाकरात की दावत नहीं देंगे जब तक वहाँ पर इंतखाबात नहीं हो जाते। इंतखाबात हो गए, बीजेपी दोबारा से जीत के आई है और बड़ी क्लियर मेजॉरिटी लेके आई है। तो अब जिस तरह बात करते हैं, नरबानी खर साहब कह रही थी कि एक रोड मैप होना चाहिए। आपने भी जो बात की कि आपको पता तो होना चाहिए आप बातचीत में क्या बात करने चाह रहे हैं। ज़ाहिर कश्मीर का मामला है, दीगर इश्यूज़ हैं, तो आप क्लियर एक माइंड के साथ जाएं, हमने क्या बात करनी है। तो उस सिलसिले में बात ये समर साहब के आपकी जो क्लैरिटी है वो अपनी जगह, लेकिन पहली बात ये कि वो तैयार हैं कि आपसे मुज़ाकरात करने के लिए। आप कितने ही टार्जन बने रहे हैं, कहें जी हमने बात करनी है और हम क्लैरिटी भी लेकर आ जाए। हम 2016 से कहते आ रहे हैं हमने बात करनी है। तो इसका मतलब ये कि भारत जो है आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ जो मैं वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ कुछ खुशफहमी कह लें, खुशगुमानी कह लें, या मैं कहूँगा खुद फरेबी है हमारी क़यादत की कि वो समझती है कि जी इस वक्त अगर मुज़ाकरात होते हैं तो कोई मतलब है किसी हल की तरफ जा सकते हैं। तो आप पहली बात हुई कि भारत जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है इस वक्त, गुजा के मसाइल के हल के लिए। तो मुझे नहीं पता कि हमारी क़यादत अपने आप को धोखा दे रही है, पाकिस्तानियों को धोखा दे रही है, इनके साथ मसला क्या है, ईगर है वो कुछ हो कि आप बहुत ज़्यादा ओवर प्ले कर रहे हैं इस कार्ड को। तो हमें, जो मैं वक्फे से पहले भी बात कर रहा था कि भारत जो है इस वक्त उसका एक, देखिए मोदी साहब ने अपने आप को किस तरह से पेश किया बतौर एक स्ट्रॉन्ग मैन के। 1999 का जो कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बड़ा मशहूर उनका जुमला था कि हम चिकन बिरयानी उनको नहीं खिलाएंगे और हम गोली का जवाब बम से देंगे। तो उन्होंने अपनी पूरी जो शिनाख्त बनाई वो एज ए स्ट्रॉन्ग मैन बनाई, और जब जब मौका मिला उन्होंने उस चीज़ को रीअसर्ट किया है। ठीक है ना, तो वो आप ये समझेंगे जी हम नई ख्वाहिशात के इजहार करेंगे। फिर दूसरी बात ये कि जब मुज़ाकरात में आप जाते हैं, भारत के साथ जो है सब टेल विंड है, उनकी एक माशी ग्रोथ जिस तरह से हो रही है, दुनिया में जो उनका क्लाउड बन रहा है, तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक डिक्लाइनिंग पावर है। हम लोग जिस तरह की मुश्किलात के शिकार हैं, तो अगर वो आज की जगह 5 साल बाद उनका असेसमेंट हो सकता है बात करने का, या जो हमारे लोग कहते हैं जी स्ट्रॉन्ग लीडर जो है वो अमन की बात कर सकता है, तो एक मजबूत लीडर, ताकतवर लीडर जंग भी कर सकता है, वो जंग करके भी आपसे बात करने के लिए आ सकता है। तो हमें पहले क्लैरिटी होना चाहिए भारत की इस वक्त क्या, इस वक्त माइट है, माशी माइट क्या है उनका, पॉलिटिकल माइट क्या है, और उनकी क़यादत के फिर वो एम्बिशन क्या है पूरे रीजन में की बात नहीं कर रहा बल्कि दुनिया में। देखिए जवाहरलाल नेहरू के दौर से उन्होंने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके उन्होंने पहले सफ़े पे हिंदुस्तान का जो उन्होंने ड्रीम किया था, जो ख्वाब देखा था एज ए ग्लोबल पावर, रीजनल पावर भी नहीं, उन्होंने कहा था कि एक बड़ी होगी, उस चीज़ को तवातुर के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और जब से अब हम इल्ज़ाम देते हैं कांग्रेस के ऊपर, बाद लोग हमदर्दी भी रखते हैं पाकिस्तान में कि कांग्रेस जो है सेकुलर जमात है, लेकिन उनका जो सेकुलरिज्म था, उनका जो सेकुलरिज्म है, जो पाकिस्तानी नैरेटिव है, वो भी एक जाली सेकुलरिज्म था। ठीक है ना, वो भी फ्लॉड था कि जो वहां पे ज्यादतियां होती रही हैं। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी आई है सामने, तो उन्होंने वो जो एक विनियर था उस सेकुलरिज्म का, उसको भी उतार कर फेंक दिया है। तो अगर आप ये समझें कि अब मतलब है कि कांग्रेस तो फिर भी समझा के बात करती है, बीजेपी जिसका बिल्कुल, और ये मोदी साहब की बीजेपी है, ये वाजपेयी साहब की बीजेपी नहीं है, तो उस तरह की कोई आपको वो एक्सपेक्टेशन इसलिए होती है ना कि वो किसी के फियर में नहीं आते। वो खुद जब वो है अपना राइट विंग पे हैं, तो वो फिर किसी के फियर में आने वाली नहीं है। वो राइटिस्ट है। वो जिस तरह हमारे मुल्क में आप आ जाते हैं, राइटिस्ट के दबाव में आ जाते हैं, कोई भी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट हो, तो वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं, क्योंकि वो खुद ही उस एक्सट्रीम पे खड़े। एक और बात आप देखें ना कि वो जो इस वक्त हिंदू राइट विंग है, जो आप कुछ कहना चलिए भारत से भी जरा कुछ राय ले लेते हैं। रविंदर सिंह जी, रविंदर सिंह जी, इंडिया में क्या इस वक्त सोच पाई जा रही है पाक भारत ताल्लुकात को लेकर? जाहिर है मोदी जी ने जो पूरी इलेक्शन कैंपेन अपनी बिल्ड की थी, वो फियर एंड फैंटेसी की बुनियाद पे उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन उन्होंने बिल्ड की थी। अब जाहिर है जिस तरह का उन्होंने एक माहौल एक क्रिएट किया था इलेक्शन से पहले, पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभारा बहुत ज़्यादा, तो ज़ाहिर आम इंडियन भी उसी तरह की एक्सपेक्टेशन उनसे रखेगा। तो क्या इस माहौल में बातचीत की तरफ सूरत हाल जा सकती है? चूँकि पाकिस्तान तो बार बार ऑफर दे रहा है बातचीत के लिए, तो मोदी जी की क्या पॉलिसी हो सकती है मुमकिन तौर पर? अब्बास साहब, मैंने पूरा पेशेंसली पिछले 5-7 मिनट हिना रबानी खान साहब को सुना, बाकी जो गेस्ट हैं उनको सुना है। ये ठीक नहीं लगता कि खान साहब के जाने के बाद मैं उस पर कुछ कमेंट करूं। जो उन्होंने बातें कही हैं, इट वुड बी लाइक अ बैक बाइटिंग। लेकिन मुझे अच्छा लगता कि आप उनके रहते मेरे से भी कुछ पूछ लेते। मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, मुझे लगता था कि मुझे बात करेंगे। उनकी अपनी बातों में ही बहुत सारी
क्वेश्चंस भी थे, उन्हीं के आंसर्स भी थे। तो बहुत सारी बातों में तो नहीं जाऊंगा, हालांकि ये ग्लोबल इंडिया, ग्लोबल वर्ल्ड वाला इशू है। अब स्काइप पे आप और मैं बात कर रहे हैं, और स्काइप क्या और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आज इंडिया में अभी 15 सेकंड पहले क्या हुआ था, या अभी क्वेटा में थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। हम यहाँ बैठे पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने मुझे यहाँ पे बुला के बात कर रहे हैं तो कुछ ग्राउंड रियलिटी में कुछ तो फर्क होगा ना, जो सब कुछ गूगल में नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो वो उसमें हिना रबानी खान कहे कि जी खान साहब ने वाजपेयी की गवर्नमेंट का जिक्र किया था, तो मैं उन्हें याद दिला दूं, वो दोबारा से ट्वीट खोल लें या उनके स्पीच सुन लें। उन्होंने बकायदा प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम लिया था। पहली बात तो ये। दूसरा, लेकिन वो नहीं कह रहे थे कि जो रेफरेंस वो दे रहे थे, वो माजी के तजुर्बात की जो बात कर रहे थे, वो उस तरफ इशारा दे रहे थे। मैं अब्बास साहब, मेरे को बोलने का मौका दीजिए। पहली बात, मैं वाजे करना चाहता हूं कि मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं गवर्नमेंट का, मैं एक सहाफी हूं। सहाफी के तौर पे ही बात करूंगा। जो हमने तो आपसे राय लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, राइट। और उसमें इंडिया पाकिस्तान के दरमियान पिछले 4 साल में 5 साल में कहें कि कुछ नहीं हुआ, तो इस पे भी मैं एग्री नहीं करता हूं। मैं क्योंकि ग्राउंड में काम करता हूं, बहुत सारी स्टोरीज करता हूं। इंडिया पाकिस्तान में ट्रेड पिछले दिनों में कई 1000 करोड़ बढ़ा। आईसीपी दोनों तरफ बनी, पाकिस्तान में बनी, इंडिया में बनी। उस आईसीपी के थ्रू जहां 4-5 ट्रक पाकिस्तान जाते थे, लाइन लगी रही पिछले कई सालों में कि जी कब पाकिस्तान थोड़ी सी आईसीपी बड़ी कर ले, या पाकिस्तान की तरफ से जिप्सम और पता नहीं क्या कुछ इंपोर्ट होके भारत की तरफ आया जब एमएफएल स्टेटस पाकिस्तान को था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ नहीं हुआ। कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है तो सब कुछ बंद हो जाता है। इसका हल चाहिए, इसके ऊपर बातचीत हो। और ये जो बातें अगर हम शुरुआती से करेंगे, प्रोग्राम की शुरुआत में यही थे कि जी चलो जी दुश्मन से भी कुछ सीख लेना चाहिए, तो भाई जब शुरुआत ही हम इस तरह करेंगे तो फिर तो गलत है ना। दुश्मन मैं पाकिस्तान पहली दफा नहीं, कई दफा आया हूं और हर बार मुझे इतना प्यार दुश्मनी तो है ना सर, नहीं लोगों में प्यार बहुत है, लेकिन ज़ाहिर है कंट्रीज के दरमियान हॉस्टिलिटी है, तो उसको डिनाई तो नहीं किया जा सकता ना। आई एग्री। नहीं डिनाई नहीं, मैं अपनी कोई स्टोरी में भी लिख देता हूँ कि एज ओल्ड राइवल्स मैं लिखता हूँ, लेकिन वो एज ओल्ड राइवल्स, वो ये जो हुक्मरान बैठे हैं ना, इनमें राइवलरी वो किताबों और उन चीजों में चलती है। बैकडोर डिप्लोमा। हिना रबानी खान भारत अमृतसर आए और एयरपोर्ट से जाने से पहले कि जी मुझे तो अमृतसर के पकौड़े खाने हैं या काजू की बर्फी खानी है, शायद उन्हें याद होगा। तो इस तरह और भी बहुत सारे लोग आते हैं, जम खाओ, वो कोई इश्यू नहीं है। मैं भी पाकिस्तान जाता हूँ, मुझे चमन की आइसक्रीम चाहिए, दैट्स अ सेपरेट इशू। ये जो अवाम की बातें हैं ना, अवाम की बातें साफ सीधी बिल्कुल स्पष्ट हैं, वो बातें तो आने नहीं देते हम, दोनों मुल्क ममालिक नहीं आने देते। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तभी सफल होगा जब दोनों वीजा देंगे। मोमबत्तियां लेके हम बॉर्डर पर खड़े हो जाते हैं, ना वो देखते हैं ना हम देखते हैं, तो बात तो आगे ऐसे नहीं चलेगी। अगर दहशतगर्दी तो काफी कुछ काम किया है इस पे रविंदर सिंह साहब, आप देखें ना, ये वही तो कह अब साहब करतारपुर का मामला हो, मैं वही कह रहा हूँ कि यात्रियों का मामला हो, मैं इसी पे आ रहा हूँ। अब ये कहें जी भारत पाकिस्तान बायलैटरल बातचीत नहीं हो रही। इंटरेस्टिंगली करतारपुर साहब का मुद्दा दोनों ममालिक ने अपनी अपनी तरफ फैसला कर लिया बिना बायलैटरल टॉक के। कितनी बड़ी अजीब सी बात है। पाकिस्तान तय करता है कि जी हम खोल देंगे, भारत कहता है जी हम भी खोल देंगे, दोनों कहते हैं जी हम बायलैटरल, इसको रिजम्पशन ऑफ बायलैटरल टॉक ना समझी जाए। मुझे पता नहीं है बायलैटरल टॉक किसको कहते हैं। इस तरीके से दोनों ममालिक, दोनों के वजीर, दोनों के हाई कमिश्नर बैठे हैं, दोनों के हाई कमिश्नर अपने रिप्रेजेंटेशन देते हैं, दोनों के जो हुक्मरानों को देते हैं, मिलते हैं। आई नो, पर सीबीएम भी वही कह रहा हूं सर, कि ये कहना कि दोनों बातचीत बायलैटरल में कई इश्यूज नहीं टेकअप होते हैं। अगर भारत कह रहा है कि टेरर टॉक से इकट्ठे नहीं चलेंगे, पाकिस्तान कह रहा है कि जी हम टेरर पे भी बात करने के तैयार हैं। पाकिस्तान में भी बहुत कुछ टेरर से रिलेटेड बहुत कुछ होता है जो अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर बातचीत करनी है, अगर सही ढंग से करनी है, तो कई माजी की कई चीजें हटानी पड़ेंगी। ठीक, मैं से दोबारा आता हूँ रविंदर सिंह जी। इम्तियाज गुल साहब, आपको क्या लगता है कि बातचीत अगर शुरू करनी है तो माजी कई चीज़ें हटाना पड़ेंगी और आगे की बात करना होगी, आप एग्री करते हैं, या फिर रोड मैप कुछ और होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा असर नौ जायज़ा लेना होगा कि वो जो हिना रबानी खर साहिबा कह रही थी ना कि हमें एक रोड मैप
पहले से डिफ़ाइन करना होगा। अब सवाल ये है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या, मैंने उनसे पूछा भी है, अब चूँकि वज़ीर ख़ारजा रह चुके, लेकिन उनको उसका जवाब नहीं है, इसलिए कि पब्लिकली ये लोग वो जवाब नहीं दे सकते हैं। और मसला जवाब इसलिए नहीं दे सकते हैं कि कश्मीर का जो मसला है, हमने ये फैसला करना है कि बात क्या करनी है। क्या कश्मीर की रट जो हमारी है वो जारी रहेगी? क्या जो कश्मीर में जारी अस्करियत पसंदी है, अस्करियत जारी है, उसकी हमारी हिमायत पब्लिकली, सियासी तौर पे, डिप्लोमेटिकली वो जारी रहेगी? अगर वो जारी रही तो फिर ये एक नॉन स्टार्टर है। वो बिल्कुल सही बात है कि वो चूँकि टेररिज्म की बात करना चाहते हैं, और उस पर ये 1998 में कोलंबो में जब सार्क समिट हुआ था, उस मौके पे नवाज शरीफ साहब और वाजपेयी साहब की जो बातचीत हुई थी, वो पहला मौका था जब कश्मीर का मसला नंबर 2 पे आ गया था। नंबर 1 जो था वो टेररिज्म था, दहशतगर्दी। उसके बाद से जो जितने भी हमारे खारजा सेक्रेटरी के मुज़ाकरात हुए या वज़ीर ख़ारजा, बल्कि जब 2004 में वाजपेयी साहब आए थे यहाँ पे, उस वक्त भी टेररिज्म इशू नंबर 1 था, लेकिन बाद में फिर वो हो गया, हम पीछे हट रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे। मुंबई का फिर वाक़या हो गया। देखिए ना आप, ये हमें कुछ जो सीक्वेंस है वाक़यात की वो याद रखनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को 2 फैसले करने हैं कि क्या हम कश्मीर का मुद्दा, या जो रविंदर सिंह साहब के मुताबिक हम वैसे ही उसकी माला जपते रहेंगे, और क्या हम ये काम करते हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो शराइत है उससे बच पाएंगे? हमारे इस वक्त ऑब्जेक्टिव क्या है? पाकिस्तान को ब्लैक और ग्रे लिस्ट से बचाना है या कश्मीर का मसला हल करवाना है? ठीक सर, मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी दोबारा से गुफ्तगू इस अहम मौजू पर जारी रहेगी। हमारे साथ रहेगी। हमने उसकी खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। भारतीय इंतखाबात से मुतल्लिक ये ट्रांसमिशन जारी है। आमिर जायद साहब, आप ब्रेक से पहले कोई बड़ी अहम बात करना चाह रहे थे, भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक हो रहा है। ये मैं ये कह रहा था, जो मैंने रविंदर साहब से बात की, और मेरे ख्याल में क्योंकि हमारा उनसे सिलसिला मुनक़ता हो गया, और ये मेरा उनसे सवाल भी था कि मोदी साहब की जो फतह के क्या असरात होंगे। 2 तरह से असरात को समझना चाहिए, एक उनकी दाखिली सियासत पर क्या होंगे और एक इस खित्ते में क्या होंगे। तो जो मेरा सवाल था, मैं अगर उसको ज़रा सा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि जो मोदी की सियासत है या बीजेपी की सियासत है, वो हिंदू मज़हब को प्रमोट करने पे, उसकी सोसाइटी के अंदर उसको वो कहते हैं ना नाफिज करने पर है। उसी वजह से उनकी चाहे तारीख़ के मज़ामीन हो, उनका सिलेबस तो उसको तब्दील किया जा रहा है। अच्छा, उसी वजह से आप देखें कि जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि इंडियन नेशनलिज्म जो है वो हिंदू नेशनलिज्म के पैराए में डिफाइन हो रहा है, तो उसके अंदर फिर दीगर जो माइनॉरिटीज़ हैं या दीगर कौमें हैं उनकी जगह नहीं बनती, और ये चीज़ जो शिद्दत इख्तियार करी, इसके नतीजे में होगा ये कि जो भारत की पॉलिटिक्स है वो मज़ीद तकसीम होगी। क्योंकि बीजेपी मजबूत तरीके से आ तो गई है, लेकिन अंदर जो उसके फिशर्स हैं, जो तकसीम हुई हुई है, क्योंकि देखिए इंडिया जो है कोई नेचुरल मुल्क नहीं है, उनको एक लेगेसी मिली है किस मुल्क की, एक ब्रिटिश कॉलोनियल वो जाके उन्होंने उनके सुपर्द कर दिया। उसमें बहुत सारे खित्ते ऐसे हैं जिनका ताल्लुक कल्चरली हिस्ट्री के साथ, भारत के साथ नहीं है। अभी मोदी साहब कैंपेन कर रहे थे, आपने देखा उन्हें कई इलाकों की जुबान भी नहीं आती थी, वो तकरीर करते थे, उन्हें समझ नहीं आती थी क्या बात। मैं ये करूँ तो इसके नतीजे में उनकी जो सियासत है उसमें ज्यादा तकसीम और शिद्दत आएगी। दूसरा खतरा ये जो रीजन को खतरा होना चाहिए और है बहुत बड़ा, कि मोदी साहब ब्रिंकमैनशिप का एक तरफ जाएंगे। उन्होंने अपने आप को पोर्ट्रे एज ए स्ट्रॉन्ग मैन किया है, और जो उन्होंने एडवेंचर अभी किया था पाकिस्तान के साथ, आपने देखा, तो वो उस तरह की गलती दोबारा कर सकते हैं, और उस गलती का जो खमियाजा है पूरे रीजन को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सियासत और उनकी सोच जो है वो यही है। कोई बहुत तरबियत, क्योंकि ज़ाहिर नरेंद्र मोदी की जो सोच हमने देखी है, जो पढ़ा भी है उनको, वो ऐसा एक शख्स है जो चाहता है कि मेरा कोई नाम आ जाए, नाम तारीख में ऐसा कर जाऊं कि जो मेरा हिस्ट्री में नाम आ जाए। अरे एक और जो बहुत नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वेज में देखा जा सकता है बाय द वे, कि तारीख में नाम आएगा, लेकिन वो जो एक उनकी सदियों पुरानी लेकिन उनके ऊपर सोच की जो नेगेटिव कमतरी है, उस दाग को भी वो लोग तो धोना चाह रहे हैं ना। तो उसके अंदर वो जा सकते हैं कि ब्रिंकमैनशिप की तरफ, वो कोई एक इस तरह का इकदाम कर सकते हैं कि पूरे खित्ते के अमन को सबूतार कर दें। तो ये मेरे ख्याल में हमें जहन में रखना होगा, और मोदी से मतलब हो सकता है कि वो कल कोई बड़ा जज्बाती सा बयान दे दे और हम लोग खुश हो जाएं, लेकिन उसके जज्बाती बयान ये हो सकता है वो खान साहब को इनवाइट कर सकते हैं अपनी हलफ
हलफबरदारी की तकरीब में। हाँ, लेकिन पाक भारत के दरमियान नेक ख्वाहिशात पे मन नहीं आएगा। खान साहब को फिर वो क्या आएगा करना कि चाहिए? मसले जब तक आप हल नहीं करेंगे, और मसला क्या है? मसला कश्मीर है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा, कोई पाकिस्तान और भारत के दरमियान देर पा अमन नहीं आ सकता। जनरल साहब, अब जाहिर है जिस तरह बता रहे थे रविंदर साहब बता रहे थे वहां से कि मैंने आपको भेजा है। जी जी, एक सेकंड, आज जो गार्डियन का एडिटोरियल है वो मैंने आपको भेजा है। यस, उसमें वो लिखता है, देखिए ये इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, आप हम बात करते हैं तो ये तो नरेंद्र साहब भी आगे से बड़े परेशान हो जाते हैं काउंटर करने के, लेकिन ये देखिए, ये लिख रहा है कि री इलेक्शन ऑफ मोदी इज ए बैड न्यूज फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। और वो उसमें कह रहा है कि द बीजेपी इज द पॉलिटिकल विंग ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, ए मूवमेंट दैट इज चेंजिंग इंडिया फॉर द वर्स। दुनिया को तो उसका जो है सो है, इंडिया को जिस तरह वो तब्दील कर रहा है, ये वो चीज है जो मैं कह रहा था कि ये नफरतों की सियासत, जो नेशनलिज्म उसने सिर्फ हिंदू के नाम पे किया, हिंदुत्व के नाम पे, ये खुद भारत को अंदर से ये काटेगा। ये एक वक्त आएगा जब ये खुद इसकी कीमत चुकाएंगे। जी रविंदर जी, आपको सियासत जहां कहीं हुई है उसमें अल्टीमेट, और ये मैंने पढ़ के जो सुनाया आपको, ये मैंने गार्डियन का आज का जो एडिटोरियल है मैं उससे पढ़ के सुना रहा हूं आप। एक हफ्ता पहले भी आया था, वो डिवीजन से मुतालिक था कि वो जिन्होंने डिवाइड कर दिया नरेंद्र मोदी को। वो डिवाइडर इन चीफ का आया था ना, डिवाइडर इन चीफ। यस, ट्रू। जनाब रविंदर जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। वो गार्डियन का आर्टिकल वो मुझे बता रहे हैं, लेकिन आप सबको बता रहे हैं, सॉरी, क्या सिर्फ गार्डियन ही है और भी अखबारें पढ़ते हैं? मुझे पता नहीं है। नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स भी कह रहा है, इसमें भी लिखा था, उसमें फियर एंड फैंटेसी की बुनियाद पर टाइम्स में आया था डिवाइडर इन चीफ। आपने कह लिया तो मैं कुछ कहूं सर? जी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपने दीजिएगा आप सर। कंक्लूडिंग नहीं है, मेरे से बहुत सीनियर सहाफी बैठे हैं, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं जो कहूं कि मैं कंक्लूड कर सकूं। आई कुड नॉट बी डू दैट। मैं एक ग्राउंड का बंदा हूं, छोटा सा रिपोर्टर हूं। आई कुड टॉक ऑन ग्राउंड, और ग्राउंड में जो महसूस करता हूं। गुल साहब बैठे हैं, बहुत सीनियर सहाफी हैं, ही कुड कंक्लूड द टॉपिक। जो हमें पसंद आया वो हमने अखबार उठाई और वो आर्टिकल दिखा दिया। मेरे पास भी इस तरह की बहुत सारी अखबारें पाकिस्तान के खिलाफ कुछ न किसी ने लिखा होगा, तो मैं वो पढ़ के और उसके ऊपर अपनी फ्रेम। हम तो इस टॉपिक की बात कर रहे हैं ना, हम तो एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर हिंदुत्व की प्रमोशन की वजह से भारत के अंदर जो एलिनेशन है माइनॉरिटीज की, इस टॉपिक पे हम कह रहे हैं कि सिर्फ हम बात नहीं कर रहे बल्कि आलमी जो बड़े अखबारात हैं वो भी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ लो आज की, मैं भी पढ़ता हूं, वो भी आपको भी कहता हूं, पढ़ा है बिल्कुल पढ़ा। तो मैं उसको चलता हूं। लेकिन ये जो माइनॉरिटी वाली बातें हैं, या जिस तरह की आप बात करते हो कि हिंदुत्व एजेंडा वाली, बीजेपी के पास 303 सीट्स आई, 303। वो 272 चाहिए। वो चाहिए तो अकाली दल या उसके जो और छोटे छोटे अलायंस है जिनके पास 2 सीट है, बड़ी मुश्किल से जीत के आ पाए, उनको निकाल के बाहर करें, तो फिर तो नजर भी आएगा कि हाँ जी, नहीं, वो बिल्कुल ही एक हिंदुत्व एजेंडे पे चल रहे हैं। अगर वो अपने साथ श्रोमणी अकाली दल को रख रहे हैं या और छोटी तंजीमें जो पार्टीज को रख रहे हैं, और उससे नजर आता है उनका एजेंडा इस तरह का नहीं होगा। हाँ, आने वाले टाइम में क्या कुछ करने वाले हैं ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा ना। वो पहले से इस तरह के हम कयास लेके चलेंगे। पिछले कुछ अरसे में वाकयात कुछ ऐसे थे जिनकी बुनियाद पे हम ये बात कर रहे थे। बहरहाल चले, ठीक है। नहीं, हम तो 5 साल की पिछली तारीख की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। अच्छा, हम तो 5 साल की पिछली तारीख की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा बात को जनरल साहब कंक्लूड कर ले जरा आप भी। मैं चाहूंगा कि अब जो बात हम जहां से हमने छोड़ी थी कि ज़ाहिर एक ऑप्टिक्स की बात हो रही है, तो नरेंद्र मोदी इन्वाइट कर सकते हैं इमरान खान साहब को अपनी हलफबरदारी की तकरीब पे। मियाँ साहब को भी इन्वाइट किया था, क्या जाना चाहिए खान साहब को, नहीं जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखें मियाँ साहब का तजर्बा भी कोई अच्छा तजर्बा नहीं था। इम्तियाज़ गुल साहब को याद होगा जब मियाँ साहब वहाँ गए थे तो मियाँ साहब तो बड़े खुशदिली से गए थे, शामिल हुए, लेकिन वहाँ पे हुआ ये कि उनको वापसी पे एक आप कह लीजिए कि चार्जशीट पकड़ा दी गई कि जी ये आपने ये किया, ये किया, ये किया। और अब भी जब सुषमा स्वराज से मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी की, तो उन्होंने बताया कि जी इन्होंने आके मिले तो गिले, सिर्फ गिले कि जी आपने ये कर दिया। जैसे कलभूषण हमने यहाँ पे जो रखा हुआ है वो उसने कुछ नहीं, हमें गिले नहीं है कि हमारे साथ यहाँ 70,000 हमारे मारे गए, 70-80 हज़ार अगर हम दहशतगर्दी कर रहे थे तो 70 इंडिया में मारे जाते। सो ये गिले शिकवे हमारे भी बहुत हैं।
असल चीज़ ये है कि अगर कोई दूरअंदेश लीडरशिप कहीं है जो मुश्किल लगती है, तो मामला सिर्फ यही है कि आप अपना जोग्राफिया नहीं बदल सकते, लिहाजा बातचीत करके अपने मसाइल को हल करें। ये रहेगा इसी तरह सारी ज़िंदगी, जनरेशन इसी तरह रहेंगी। अच्छी ज़िंदगी गुजार लें तो सबके लिए अच्छा है, लड़ मर के गुजारे तब भी गुजरेगी, लेकिन क्या ये अक्लमंदी का तकाजा होगा? ये वो चीज़ है जो किसी लीडर ने सोचनी है। अगर लीडर्स हैं, अगर सारे मौका परस्त हैं, सिर्फ आप ये कह लीजिए कि सिर्फ वो अपने ही वोटर को एक चेहरा दिखाना चाहते हैं जिससे उनकी कामयाबी रहे, तो वो मेरा ख्याल है फिर आइंदा नस्लों के लिए अच्छा नहीं होगा। जी आमिर साहब। जनाब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके। कंक्लूडिंग रिमार्क देखिए, मेरे ख्याल में एक जो अच्छी बात है जो रविंदर सिंह साहब भी कह रहे हैं और जनरल अमजद भी कह रहे हैं कि अमन की ख्वाहिश आपको नज़र आती है। दोनों तरफ ऐसे लॉबीज़ हैं, ऐसे एलिमेंट हैं कि जो चाहते हैं अमन हो, लेकिन वो कुव्वतें जो मतलब है शर चाहती हैं और जो चाहती हैं कि तकसीम और हालात में तनाव आए, वो भी बहुत मजबूत है। और वो उस वक्त तक मेरे ख्याल में ये सूरत हाल रहेगी कि जब तक आप अपने बुनियादी, अगर पायदार अमन लेकर आना है तो दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल होने चाहिए, और पाकिस्तान की अगर मैं तनाजुर से बात करूँ, हम उसी वक्त अमन की ज़मानत दे सकते हैं कि एक मजबूत पाकिस्तान हो, एक माशी तौर पर खुशहाल पाकिस्तान हो, वही भारत के साथ बेहतर अमन निगोशिएट कर सकता है। जिस हालत में हम अब हैं, या हम ये कहें जी फिर को ऑप्टिक्स के लिए किसी को बुलाया जाए, इसमें हमें क़यासराई करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें फुटनोट ऑफ हिस्ट्री में चली जाएंगी। आप जब तक अपना कहते हैं ना कि आप प्रोग्रेस, और उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना चाहिए कि क्या हम इस वक्त जो है मुज़ाकरात अगर होते हैं तो क्या उसका नतीजा निकल सकता है, और अगर नहीं होते तो क्या होगा, और अगर नहीं हो और हों उसके लिए हमें क्या करना होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपनी मैशत पे तवज्जो देनी चाहिए और अपने अंदरूनी इस्तेकाम पे पहले तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात है, और इसी पे आप कंक्लूड करते हैं। एक तो हमको अपने जो पाकिस्तान के अपने अंदरूनी मसाइल हैं उन पर भी तवज्जो देना होगी, और दूसरी जो पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए है, यूनिवर्सली ये एक एक्लेम्ड ये बात है कि आप जोग्राफिया नहीं बदल सकते, आप अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। अगर बदल सकते हैं तो अपनी पॉलिसी को बदला जा सकता है, सोच को बदला जा सकता है, और यही एक कंसेंसस है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि अमन होना चाहिए। अमन होगा तो इस रीजन के अंदर, ताकि अगर जंग होनी है तो वो पॉवर्टी यानी गुर्बत के खिलाफ जंग मिलके ये दोनों ममालिक लड़ सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर दोनों ममालिक में गुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसके खिलाफ मिलके जंग होनी चाहिए, और बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के पास एक वाज़ेह रोड मैप होना चाहिए कि क्या मुज़ाकरात हों, और भारत की तरफ से भी उन्हें भी अपनी जो उनकी एक स्टेटेड पोजीशन है उससे थोड़ा पीछे हटना होगा। और जो बोन ऑफ कंटेंशन है कश्मीर का मामला, ये मामला जब तक हल नहीं होगा तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात कभी ठीक नहीं हो सकते। इस मामले पर भी तवज्जो ज़रूर होनी चाहिए दोनों ममालिक की, कि कश्मीर के मसले को हल किया जाए, बातचीत के ज़रिए हल किया जाए, और इसके अलावा कोई दूसरा हल मौजूद नहीं। आज की इस ट्रांसमिशन में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।